सलाम आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल गज़लों की दुनिया में। फ्रेंड्स, अगर आप गज़ल लिखना सीखना चाहते हैं और अगर आपको अरूज़ की तालीम के लिए कहीं से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फ्रेंड्स ये ऑनलाइन वीडियोज़ हैं, आप इसे देखकर गज़ल लिखना समझना सीख सकते हैं। अब कई सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि गज़ल में यार सीखना क्या है। फ्रेंड्स, फैक्ट ये है कि हर फन के लिए, हर आर्ट के लिए दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ जो गॉड गिफ्टेड होती है और दूसरी चीज़ वो जो कि सीखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक डांसर के लिए उसकी बॉडी की लचक जो होती है वो गॉड गिफ्टेड होती है और मूव्स उसे सीखने पड़ते हैं। एक सिंगर के लिए उसकी आवाज़ गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन उसको सुर की ऊंच नीच सीखनी पड़ती है। तो इसी तरह से गज़ल लिखने के लिए आपके जो ख्याल होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन उन ख्यालों को एक्सप्रेस करने का तरीका जो होता है वो आपको सीखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। वीडियो में एक एक बहर भी सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, लेट नहीं करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते और शुरू करते हैं। आइए शुरू करें। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जो सीखने वाले हैं वो है गज़ल में यूज़ होने वाले कुछ स्पेशल वर्ड्स, यानी कि बेसिक तो आपको पता होना चाहिए ना। तो हमारा पहला वर्ड है अरूज़। अब अरूज़ क्या है फ्रेंड्स? जैसे कि आप जिसमें कैलकुलेशन सीखते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है मैथमेटिक्स। जिसमें आप पेड़ पौधों के बारे में जानकारी पढ़ते हैं वो कहलाता है बॉटनी। जिसमें जानवरों के बारे में जानकारी पढ़ते हैं वो कहलाता है जूलॉजी। उसी तरह जिसमें आप गज़ल के बारे में पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है अरूज़। तो अरूज़ इस सब्जेक्ट का नाम है जिसकी क्लासेस में आप तशरीफ़ फरमा हैं। तो पहला हमारा वर्ड है अरूज़। हमारा दूसरा वर्ड है शेर। शेर क्या होता है? शेर एक सिंपली जैसे इंग्लिश में हम पोइट्री का बोल सकते हैं, हिंदी में कविता की पंक्तियाँ बोलते हैं, उसी तरह से एक मुकम्मल शेर होता है। शेर अपने आप में कंप्लीट होता है और उसकी अपनी एक ज़िंदगी होती है, अपनी एक दुनिया होती है। वो बग़ैर किसी चीज़ के साथ जोड़े भी कंप्लीट होता है। उसमें काफिया, रदीफ, सब कुछ बहर, सब कुछ प्रॉपर होता है। वो होता है शेर। जैसे कि गालिब का एक शेर देख सकते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये एक शेर है, एक मुकम्मल शेर। हमारा तीसरा वर्ड है शायरी। फ्रेंड्स, शायरी क्या होती है? शेर लिखने की या गज़ल लिखने की जो कला होती है या जो वर्ब कह सकते हैं उसे कहते हैं शायरी। यानी शेर क्या है? अब आप जो शेर लिख रहे हैं, जो लिखने का जो काम हो रहा है, जैसे कपड़े सिलने के काम को सिलाई कहते हैं तो वैसे शेर लिखने के काम को शायरी कहते हैं। तो हमारा एक वर्ड था ये शायरी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अरकान। अरकान क्या होता है? फ्रेंड्स, अरकान को काफ़ी डिटेल में समझने की ज़रूरत है। जैसे कि आप बाज़ार जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, आलू, भट्टे, टिंडे, टमाटर, बहुत सारा सामान आप खरीदते हैं। तो अभी तो खैर वो डिजिटल तराजू जो बोलते हैं वो चल गए हैं। पहले डिजिटल नहीं थे, ऐसे करके पकड़ के तोलने वाले होते थे। एक पलड़े पे बाँट रखे होते थे और एक पलड़े पे सामान रखा होता था। तो वो बाँट जो होते थे वो सामान को तोलने का बाँट होते थे। तो इसी तरह अरकान जो होते हैं वो एक वर्ड को, एक लफ्ज़ को, एक शब्द को तोलने के बाँट होते हैं। अरकान से ही उस शब्द का वज़न पता चलता है, उसे कहते हैं अरकान। अरकान क्या होते हैं मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मफ़ऊल, फ़ाइलात, मुफ़ाइल, फ़ाइलुन, फ़ेलुन, फ़ा, ये सब जो हैं अरकान हैं। हर लफ्ज़ का एक अरकान होता है, यानी कि उसका एक वज़न होता है। जैसे कि होते हैं, जैसे कि आप में किसी का नाम हो सकता है जैसे कि मनीषा, फ़ाउलुन। हर लफ्ज़ का एक वज़न होता है। म हल्का सा है, नी थोड़ा लंबा है खींच के, शा खींच के, है ना, इसको भी खींच के पढ़ना पड़ रहा है। तो म हल्का है, नी थोड़ा खींच के और शा थोड़ा खींच के। तो फ हल्का, ऊ थोड़ा सा खींच के, लुन थोड़ा सा खींच के। तो इसको हम जब लिखते हैं तो लिखने के लिए जिसे हम हल्के में पढ़ रहे हैं उसे
डॉट से शो करते हैं, और जिसे खींच के पढ़ना पड़ रहा है या दो हल्के हल्के जो मिले हुए हैं उनको शो करने के लिए हम डैश का यूज करते हैं। तो डॉट डैश डैश, फ उ लुन म नी शा। ठीक है, तो हर वर्ड को इस तरह से तोलने के लिए एक अरकान होता है, वही अरकान आगे जाके बहर को कंप्लीट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बहर। बहर क्या होता है फ्रेंड्स? गजल के कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स के अगेंस्ट आप गजलें नहीं लिख सकते। इसका मैं पहले आपको समझा देता हूं कि अगर रूल के अगेंस्ट लिखते हैं तो क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर हम रूल्स के अगेंस्ट लिखते हैं तो उसे कहते हैं आज़ाद गजल या ब्लैक वर्स। इंग्लिश से ब्लैक वर्स इंडिया में आया है। ब्लैक वर्स का कॉन्सेप्ट पहले इंडिया में नहीं था, वो इंग्लिश से इंडिया में आया है। इंग्लिश में ब्लैक वर्स जो है वो बहुत चलता है, फुल्ली, बिल्कुल एकदम कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छे से चलता है ब्लैक वर्स। लेकिन हिंदी में जब ब्लैक वर्स आया तो उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन इससे पहले हिंदी में भी रूल्स होते थे। जैसे कि दोहा में रूल होते हैं 13 और 11 के हिसाब से मात्राएं होनी चाहिए। सोठा उसका अपोजिट होता है, छंद में 16 मात्राएं होनी चाहिए, वो एक रूल होता है। लेकिन बिना रूल के जो हम लिखते हैं वो कहलाता है ब्लैक वर्स। हिंदी में भी ब्लैक वर्स एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन उर्दू में या अरूज में ब्लैक वर्स एक्सेप्ट नहीं है। हाँ, एक कोई शायर थे, माफ कीजिए मुझे उसका नाम नहीं याद है, बट उन्होंने काफ़ी ब्लैक वर्स में काफ़ी कुछ लिखा और वो काफ़ी फेमस भी हुए, पर ज़्यादातर उनके जाने के बाद ब्लैक वर्स भी चला गया। उर्दू में ब्लैक वर्स के लिए कोई जगह नहीं है, आपको बहर में ही गज़ल लिखनी पड़ती है। हर बहर का अपना एक स्ट्रक्चर होता है और उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको गज़ल लिखनी होती है। अगर आपका स्ट्रक्चर उसके अगेंस्ट जा रहा है या स्ट्रक्चर के अगेंस्ट आप गज़ल लिख रहे हैं तो वो गज़ल बहर में नहीं मानी जाती है। और यकीन मानिए, अगर आप किसी स्टेज पे पढ़ेंगे तो अंडे और टमाटर पढ़ने के पूरे चांसेस हैं। तो बहर में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहर का स्ट्रक्चर कैसे होता है? जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो एक टेंस का स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरह बहर का भी एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इसका क्या स्ट्रक्चर है? मुफ़ाइलुन 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 मुफ़ाइलुन, यानी मुफ़ाइलुन जो अरकान है उसको 4 बार, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मुफ़ाइलुन 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 मुफ़ाइलुन। यानी कि मुफ़ाइलुन जो अरकान है उसे 4 बार यूज़ किया गया है एक मिसरे में। ठीक है ना, ये होता है बहर का स्ट्रक्चर। तो मिसरा क्या होता है? ये है हमारा नेक्स्ट वर्ड। मिसरा क्या होता है? एक शेर में आपको 2 पंक्तियां या 2 लाइनें लिखी हुई दिखती हैं, है ना। तो जो एक पंक्ति आपने लिखी हुई है वो कहलाती है मिसरा। एक शेर में 2 मिसरे हैं, यानी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये हो गया आपका एक मिसरा। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, ये हो गया दूसरा मिसरा। तो जो पंक्तियां लिखी होती हैं वो होता है मिसरा। अब नेक्स्ट वर्ड है काफिया। काफिया क्या होता है फ्रेंड्स? काफिया तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है, बट फिर भी मैं बता देता हूं। जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं जैसे रात, बात, सौगात, ये होते हैं काफिया। काफिया को लिखते वक्त लेकिन एक बात याद रखनी है, मेरे हिसाब से, मेरी ऐसी पर्सनल थिंकिंग है कि काफिया जो होता है वो किसी भी शेर का दिल होता है। दिल खत्म, शेर खत्म। तो काफिया जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए काफिया में कभी गलती नहीं होनी चाहिए। काफिया बनाते वक्त, शेर बनाते वक्त काफिया जो चूज़ करना है आपको बहुत ध्यान से चूज़ करना है फ्रेंड्स। कई सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं क्योंकि वो उर्दू नहीं सीखते हैं और गज़ल लिखना शुरू कर देते हैं। अब उर्दू ना सीखने से गज़ल लिखने में क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको समझाता हूँ। प्रॉब्लम ये होती है, जैसे कि हम कुछ सिंपल से वर्ड्स लें, जैसे राज, नाज, वाज। अगर हम इंग्लिश के हिसाब से देखें या हिंदी के हिसाब से देखें तो ये वर्ड्स हमें दिखने में एकदम सेम लगते हैं, लेकिन ये वर्ड सेम नहीं है। नाज और राज ये वर्ड तो सेम है, लेकिन वाज सेम नहीं है, क्योंकि उर्दू में हमारे पास एक से ज़्यादा जा हैं। इंग्लिश में हमारे पास सिर्फ एक जेड होता है या कहीं कहीं एस से जा बनता है, लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में जे है,
जाल है, जों है, ज्वाद है और इसके अलावा एक जे भी होता है जो जेड और एच का कॉम्बिनेशन है। तो अगर कोई दूसरा जा, एक जगह दूसरा जा यूज किया जा रहा है, दूसरी जगह दूसरा जा यूज किया जा रहा है, तो वो हम काफिया नहीं कहलाएंगे, वो अलग अलग हो जाते हैं। वो आप एक गजल में उन्हें यूज नहीं कर सकते, फिर वो रूल के अगेंस्ट है। वो सुनने में भले ही आपको लग रहा हो कि हम काफिया हैं, लेकिन वो हम काफिया नहीं है, वो अलग अलग हैं। इसी तरह रात, हाथ, ये भी हम काफिया हैं। रात ता पे खत्म हो रहा है, लेकिन ता के साथ अगर दो चश्मे मिला के या हा मिला के हम लोग था बनाते हैं, तो ता और था दोनों पे एंड होने वाले जो होते हैं वो हम काफिया होते हैं। इसी तरह टा और ठा पे खत्म होने वाले जो होते हैं वो हम काफिया होती हैं। डा और ढा पे खत्म होने वाले जो होते हैं वो हम काफिया होते हैं। तो काफिये को इंतखाब करना, चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सोच समझ के हमें काफिया चुनना चाहिए, क्योंकि अगर काफिया गलत हो जाता है तो पूरा शेर गलत हो जाता है, और शेर, अगर कोई इंपॉर्टेंट शेर आपने गलत कर दिया है तो पूरी गजल खराब हो सकती है दोस्तों। इसलिए काफिये का चुनाव बहुत ही सोच समझ के कीजिए। नेक्स्ट, रदीफ। रदीफ क्या होता है फ्रेंड्स? काफिये के बाद का जो कॉमन पोर्शन हम हर शेर के दूसरे मिसरे में यूज करते हैं वो होता है रदीफ। जैसे कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। और गालिब का अगला शेर सुनिए। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो फ्रेंड्स, इसमें दम निकले, कम निकले, हम निकले। तो दम, कम और हम काफियां हैं, और निकले जो है काफिये के बाद का जो पोर्शन है पूरा का पूरा, वो जो पोर्शन है उसे रदीफ कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अरूज, बहर, काफिया, रदीफ, शेर, गजल, इनका तो समझ में आ गया। अब हम समझ लेते हैं मतला और मख्ता। गजल का जो इंट्रोड्यूसिंग शेर होता है, यानी कि फर्स्ट शेर जो होता है, उसे कहते हैं मतला। गजल का फर्स्ट शेर, जैसे हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। फर्स्ट शेर में हमेशा दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद के जो शेर होते हैं उनके पहले मिसरे में काफिया रदीफ यूज नहीं किया जाता। जैसे कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन इसमें काफिया और रदीफ यूज नहीं किया गया है। ये पहला मिसरा है अगले शेर का, लेकिन ये मतला नहीं है। मतला पहला शेर होता है, जैसे कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो जो पहला शेर होता है वो होता है मतला। मख्ता क्या होता है? मख्ता जो होता है वो गजल का वो शेर होता है यूजुअली जो आखिर में लिखते हैं आमतौर पे, और उसमें शायर अपना नाम बताता है। कई सारे शायर होते हैं जो अपना नाम बताते हैं। मख्ता लिखना कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं होता कि मख्ता लिखें, पर लिख देते हैं तो अच्छा होता है, उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और लोगों को पता भी चल जाता है कि इस शायर का नाम क्या है। क्योंकि पहले के ज़माने में जब चाचा गालिब थे, लोग बोलते थे कि यार शायरी नहीं करना, शायरों की हालत बड़ी ख़राब है। आजकल तो लेकिन दोस्तों शायरी की हालत ही ख़राब है तो इसलिए अगर आप उसमें मख्ता लिख देते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि हाँ इस शायर का ये नाम है और ये इसकी डिटेल है। तो मख्ता लिख देते हैं सबसे आखिर में। अब गज़ल का आखिरी शेर, मख्ता से पहले आप जो शेर लिखते हैं वो होता है गज़ल का आखिरी शेर। यानी अगर आपने गज़ल लिखी है उसमें आपने 6 शेर लिखे हैं, अगर आपने उसमें 6 शेर लिखे हैं और उसमें 6वें नंबर पे आपने मख्ता लिखा है, तो जो 5वां शेर होगा आपका वो कहलाएगा गज़ल का आखिरी शेर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, सीखा होगा। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतने लंबी वीडियो लोग देखते नहीं हैं, इसलिए मैं आपको बहर सिखाना जो है वो अगले वीडियो से शुरू करूँगा, है ना। अगले वीडियो से, हर वीडियो में मैं आपको एक एक बहर सिखाता जाऊँगा, जिससे आप इजीली गज़ल लिखना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए
कि आप कौन सी बहर सीखना चाहते हैं पहले, या आपको कौन सा शेर अच्छा पसंद है जिसकी बहर आप सीखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप लिखने का शौक़ रखते हैं और आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है अपने हुनर को दिखाने के लिए, तो आप हमें लिख सकते हैं, हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको अपने चैनल में शामिल करेंगे। अपने साथ हमारे साथ आकर आप अपने शेर पढ़िए, अपनी गज़लें सुनाइए, हमारे साथ इस हमारे चैनल में, हमारे प्रोग्राम में शामिल होइए। इसका मकसद आपको एक प्लेटफॉर्म देना है और अरूज़ की खिदमत करना है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको लाइफ में और ज़्यादा बेटर चीज़ें चाहिए है, आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना है, आपको अदर लैंग्वेजेस इम्प्रूव करना है, आपको मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए हैं, तो हमारा एक और चैनल है ज़िंदगी इम्प्रूवमेंट करके, तो आप उस चैनल को भी चेकआउट कीजिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और मुझे लिखिए, अगर आप गज़लें लिखते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको मेल भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरा एड्रेस, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और लिख सकते हैं। आप गज़लें अगर लिखते हैं तो हमें बताइए। अगर आप हमारे साथ आना चाहते हैं या अपना वीडियो बना के हमें सेंड करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो बना के सेंड कर दीजिए, हम वो दिखा सकते हैं। या फिर अगर आप हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं, तो वो भी हमें लिख दीजिए, हम वो भी करेंगे आपके लिए। हमारा मकसद है आपको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाना। तो दोस्तों, शाद रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या फरीदाबाद रहो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक बहर सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए अरूज़ को आसान अरूज़ बनाया जाए। टिल देन अपने दोस्त चिराग को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।